टाइप्स ऑफ मार्केट है ये। डिफाइन मार्केट, डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स ऑफ मार्केट, एग्जैक्टली सेम 11 स्टैंडर्ड का रिवीजन, ये पूरा टॉपिक बराबर। अब मार्केट किसको बोलते हैं? तो ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बात करें, यानी आम भाषा के अंदर मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस या तो जगह या तो लोकालिटी विस्तार, लोकालिटी विस्तार, वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी असेंबल, असेंबल यानी इकट्ठा होते हैं, एंड स्ट्राइक्स बार्गेन यानी एक दूसरे के साथ में प्राइस डिसाइड करते हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल एंड परचेज, खरीदने और बेचने की शर्तों को नक्की करना, उसको बार्गेन बोलेंगे। इकोनॉमिक सेंस के अंदर मार्केट का मतलब पर्टिकुलर प्लेस या तो लोकालिटी नहीं होता, डज नॉट मीन लिखा है देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब मार्केट का मतलब यह होता है मैकेनिज्म, वर्ड बहुत हाईलाइट करना है आपको। मैकेनिज्म यानी ऐसी सिस्टम जिसके जरिए से सेलर्स और बायर्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ब्रोट टुगेदर, एक दूसरे के सामने आमने सामने आ सके। मॉडर्न डेफिनेशन, मार्केट इंप्लाइज द होल एरिया, पूरा एरिया आ गया उसके अंदर, ओवर विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच टच विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू मिडलमैन। कैसे? डायरेक्टली सीधे सीधे अपने बात करें बायर और सेलर, इनडायरेक्टली यानी मिडलमैन से बात करें, दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन वन पार्ट इन्फ्लुएंसेस इट इन द अदर पार्ट्स ऑफ इट। अगर तुमने एक जगह पे किसी चीज के प्राइस को सेट किया, एक जगह पे प्राइस गिरी तो दूसरी जगह पे भी प्राइस गिरेगी, मतलब इन्फ्लुएंस करना मतलब असर करना। अब एसेंशियल कंडीशंस या तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, तो पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ कमोडिटी, क्या? जो चीज बेचने या तो खरीदने जा रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व होना चाहिए, उसकी हयाती होनी चाहिए। मार्केट में चीज अवेलेबल ना हो तो मार्केट का मतलब नहीं है ना। तो क्या आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ कमोडिटी। फिर क्लोज कॉन्टेक्ट, अंडरलाइन करो खाली क्लोज कॉन्टेक्ट, ऊपर खाली एग्जिस्टेंस ऑफ कमोडिटी, जो वर्ड याद करने हैं ना वो अंडरलाइन करा रहा हूँ। दूसरा लिखा है क्लोज कॉन्टेक्ट, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में, चाहे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो या इनडायरेक्टली। ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन दो तरह की होती है, परफेक्ट कंपटीशन, imperfect competition among buyers and sellers. The price of a commodity in one part of the market has influence, underline करो has influence, over the price in other parts of a market। जैसे मैंने बताया कि अगर बड़ौदा में किसी चीज की प्राइस कम होगी, गोल्ड की प्राइस एक जगह पे कम होगी तो पूरी दुनिया में कम हो जाएगी, राइट? तो एक जगह पे जो असर करती है ना वो दूसरी जगह पे भी इफेक्ट करेगी। तो तीन चीजें याद रहेगी तुमको। पहली बात, पहले क्या लिखा? ऑर्डिनरी सेंस के अंदर मार्केट का मतलब क्या होता है? प्लेस या तो लोकालिटी जहाँ पे कस्टमर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, राइट, और बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बताया गया? इट इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे बायर्स और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बराबर। अब एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या देखा? तीन चीजें, एक तो कमोडिटी का होना जरूरी है, दूसरा कॉन्टेक्ट का होना जरूरी है बायर और सेलर के बीच में, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और तीसरा एक पार्ट के ऊपर जो प्राइस होती है ना उसकी दूसरे पार्ट के ऊपर इफेक्ट का होना जरूरी है, तो मार्केट बोला जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। तो देखे, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। एकदम चालू क्वेश्चन, ऐसे नाम याद रखोगे ना तो भी याद हो गया। देखो क्या लिखा है पहले, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल यानी विस्तार आधारित के भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट को लोकल मार्केट बोलेंगे। बोलो अभी लोकल मार्केट, एग्जाम्पल से बता सकते हैं अपने। लोकल मार्केट, लोकली, खाली एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोकली पूरे में। बाकी तुमको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मार्केट लोकल मार्केट है, बराबर, जिसमें मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचे जाते हैं। इसमें दो वर्ड को याद रखो, एक तो लोकली
और दूसरा पेरिशेबल कमोडिटीज। पहले लोकली और दूसरा कौन सा, पेरिशेबल कमोडिटीज। पॉइंट हो गया तुम्हारा कंप्लीट, बराबर। पेरिशेबल यानी नाशवंत, जो खत्म हो जाए, जल्दी बिगड़ जाए, ऐसी चीजों के लिए। फिर नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट ओवर द होल कंट्री, इसको अंडरलाइन करना, यानी पूरी कंट्री में जो बिकता है। इसमें कौन कौन आएगा, व्हीट, राइस, क्लोथ, शुगर। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड एंड परचेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज लिखेंगे तो भी चलेगा। उसमें गोल्ड, सिल्वर, डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स यानी रक्षा वस्तु, जेके थे, इसका मतलब जो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए वो। अब हाईवर दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट डेफिनेट। आजकल है ना मिल्क, उसका भी नेशनल या तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया है, बराबर ना। अब उसके बाद में फंक्शन के बेस के ऊपर देखें, फंक्शनल बेसिस यानी नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन। उस हिसाब से अगर अपने देखें तो मार्केट को कैसे बोलेंगे, प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ग्रेन मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हो। ये काम के आधार के ऊपर हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट बिकेगी, मनी मार्केट में सिर्फ पैसे के बारे में लेन देन किए जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में खाली फॉरेन करेंसी बिकेगी, ग्रेन मार्केट में खाली ग्रेन्स यानी मतलब अनाज बिकेगा, शेयर मार्केट के अंदर शेयर एंड सिक्योरिटीज बिकेगी। तो जैसी प्रोडक्ट वैसा मार्केट। ये क्या हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन। अपने बात करें फंक्शन के हिसाब से हो सकता है। इसको इसको है ना दो तरह से, दूसरा ऊपर देखो सेकंड लाइन में लिखा है, इसको मिक्स्ड या तो जनरल लाइन करो, मिक्स या तो जनरल मार्केट या तो स्पेशलाइज मार्केट से भी कैटेगराइज कर सकते हो। मिक्स्ड जनरल मार्केट में क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जनरल स्टोर में हर चीज मिलती है, बराबर नहीं, लेकिन शूज की दुकान में घुसोगे तो शूज मिलेंगे ना, तो वहाँ चावल मांगोगे तो वही जूता मुंह पे आएगा। फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक या तो 2 दिन का मार्केट, अंडरलाइन करो, जिसमें सप्लाई जो है ना कमोडिटी की फिक्स होती है। इसमें भी कौन कौन से चीजें आते हैं, पेरिशेबल गुड्स, फिश, मिल्क, ये सब। और शॉर्ट पीरियड मार्केट, उसमें सेवरल वीक्स या तो मंथ्स। देखो याद कितना शॉर्ट में रखना है, वेरी शॉर्ट यानी 1-2 दिन, शॉर्ट यानी सेवरल वीक्स, कुछ हफ्ते या तो महीने। ये कैन बी एडजस्टेड विद इन प्लांट कैपेसिटी आएगा, पेंट कैपेसिटी नहीं है, प्लांट। ये जो लिखा है इसको प्लांट लिखेंगे अपना। फिर लॉन्ग पीरियड यानी पॉसिबल टू चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ना याद रहे तो क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, यानी सप्लाई अपने डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे उसको। और वेरी लॉन्ग पीरियड, तो देर आर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई विच आर ब्रोट अबाउट एनी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो ये किस लिए आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, नई डिस्कवरी हुई, नया इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन मतलब शोध, डिस्कवरी सेम अच्छे, राइट। तो हमने इसमें 4 तरह के मार्केट देखे, वेरी शॉर्ट पीरियड में 1-2 दिन, शॉर्ट पीरियड में कुछ हफ्ते या तो महीने, लॉन्ग पीरियड के अंदर जिसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या आएगा, नई डिस्कवरी, नया टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप होना कस्टमर के अंदर, वो सब आएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यहां से असल शुरू होता है परफेक्ट कंपटीशन। पहले पूर्ण हरीफाई वालों बजाओ, राइट। और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये अपूर्ण हरीफाई। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, एक एक वर्ड अपने उसको पकड़ के चलेंगे। पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। फिर दूसरा आता है परफेक्ट नॉलेज। तीसरा आता है होमोजीनियस या तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट। चौथा आएगा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फैक्टर्स मोबाइल,
और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इसके अंदर प्राइस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मार्केट, लास्ट में लिखा है ना वो। ये पॉइंट को मैं वन बाय वन समझाता हूँ। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, इतने लार्ज नंबर है ना कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। कभी पेट्रोल पंप के बाहर तुमने किसी को देखा है खड़ा होते हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हमारे वहां पे आओ, बाजू में मत जाओ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है। तुमको परवाह नहीं है, तुम्हारे एरिया का पेट्रोल पंप बंद है तो आगे चले जाएंगे, राइट। तो ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। पेट्रोल पंप का भी मार्केट, पेट्रोल का मार्केट भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, पर खाली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर दूसरा, आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉलेज होता है, कस्टमर को भी नॉलेज है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी, उसकी प्राइस क्या है, कहाँ मिलती है। और प्रोड्यूसर को भी नॉलेज है कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो कौन सी प्राइस पे एक्सेप्ट करेगा, राइट। डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बारे में नॉलेज होना। फिर होमोजीनियस यानी सेम प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हिंदुस्तान एचपी का पेट्रोल अच्छा आता है, इंडियन ऑयल का खराब आता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट। गोल्ड में भी ऐसा है, गोल्ड में कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि फलाना गोल्ड 24 कैरेट है, लेकिन वो 24 कैरेट दिखता नहीं है। अगर 24 कैरेट बोला तो वो 24 कैरेट है होगा, तो इसकी क्वालिटी में कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, यानी सेम प्रोडक्ट हुई। फिर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जिसको आना है आ सकता है, जिसको जाना है वो मार्केट छोड़ के जा सकता है, यानी मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक टोक, स्टॉप। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होना, इसका मतलब दो तरह की मोबिलिटी होती है। एक जोग्राफिकल मोबिलिटी, मतलब मैं जगह चेंज करता हूँ, मुझे मुझे अगर सूरत में ज़्यादा अच्छी जॉब मिले तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। वोकेशनल मोबिलिटी, मुझे यहाँ पे पढ़ाने में ज़्यादा पैसे ना मिलते हो, मुझे बैंक में जॉब करने से ज़्यादा पैसे मिलते हो, तो यहाँ से मैं बैंक में चला जाऊँ काम करने के लिए, उसको वोकेशनल मोबिलिटी यानी बिजनेस रिलेटेड मोबिलिटी बोलते हैं अपना। जगह चेंज करना जोग्राफिकल मोबिलिटी, पर बिजनेस चेंज करना, प्रोफेशन चेंज करना, उसको वोकेशनल मोबिलिटी बोलेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं है, जहाँ चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है। कोई जगह पे ऐसा नहीं लिखा जाता, यानी हमने देखा नहीं होगा कि पेट्रोल जो है ना वो यहाँ पे प्योर मिलेगा, ऐसा। वो मार्केटिंग भी करेंगे ना तो भी ऑक्टेन के हिसाब से करते हैं। थोड़ा बहुत मार्केटिंग इसमें भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो पेट्रोल पंप को मना करती है कि ये तुम लोग है ना ऐड नहीं हो सकते परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वैसे भी इमेजिनरी है, मतलब खाली ख्याली बुलावा है, दुनिया के अंदर कोई जगह पे नहीं है। और एक इंसान, चाहे बायर हो या सेलर हो, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम बार्गेनिंग करने, कभी देखा है पेट्रोल पंप पे किसी को बोलते हो 10 लीटर पुराना हो भाई, 5 रुपए कम लेने? नहीं कर सकते, बराबर के नहीं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बार्गेनिंग हो ही नहीं सकता, सेम गोल्ड के अंदर है। तो ये प्राइस सेम रहती है थ्रू आउट द मार्केट। फिर शेप ऑफ ए आर एंड एम आर कर्व, ये जरा ध्यान रखना है। ए आर, एम आर और प्राइस, तीनों तीन सिर्फ अंडरलाइन करो। ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू, एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों तीन होरिजोनटल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, खाली इतना याद रखना है। यानी इसमें ए आर और एम आर दोनों इक्वल। पूरा याद ना रहे तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए आर और एम आर जो है ना वो कितना है तुम्हारे लिए, इक्वल है। और होरिजोनटल स्ट्रेट लाइन यानी कितना भी बेचो सेम प्राइस पे बिकेगा। समझ में आई है? अब इम्परफेक्ट कंपटीशन है दूसरा, देखो। इम्परफेक्ट कंपटीशन सब उल्टा। जिसने परफेक्ट कंपटीशन याद किया, इम्परफेक्ट कंपटीशन उसमें थोड़े थोड़े चेंज करके आपको एडजस्ट करना है। पहली बात, क्या लिखा है? लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर, इसमें लार्ज था, इसमें लिमिटेड हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट सेम नहीं, डिफरेंशिएटेड यानी अलग अलग प्रोडक्ट। जैसे टूथपेस्ट, कोई बोलता है नमक है, कोई बोलता है कैल्शियम है, कोई बोलता है मिनरल्स है, बराबर ने? कोई अंदर ऐसा बोलता है वो हीरे मोती जैसा अंदर चमक रहा है। तो सब अपनी प्रोडक्ट को थोड़ी अलग अलग बनाते हैं, डिफरेंशिएटेड यानी अलग प्रोडक्ट। फिर सेलर्स एंड बायर्स डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, उसमें नॉलेज होता है, इसमें नहीं होता। देखो, मैंने इसलिए बोला तुमको कि एक दिन में ये याद हो जाए पूरा, क्योंकि आपको पता है कि एक मार्केट याद करोगे तो दूसरा मार्केट अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके। देयर इज नो फ्री एंट्री, उसमें फ्री एंट्री यहाँ पे नहीं है, यानी मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी भी फॉर्म को एंटर होने से रोका जाता है मार्केट में। फिर उसके बाद, सेलर इज सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
डिग्री ऑफ कंट्रोल अंडरलाइन करें, बराबर। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ये तुम्हारा इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके टाइप्स, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है, बराबर। उसमें सबसे पहले आता है मोनोपोली, इजाराशाही, जिसमें एक ही सेलर होता है। मोनोपोली यानी देर इज ओनली वन सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी, बराबर। जैसे इंडियन रेलवे एक अजय, इंडिया पोस्ट एक ही है। देर आर द मेन फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली। देखो अब इसमें भी देखते जाए, पहले क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वन सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर, और इसमें इसमें एक बात याद रखना कि वन फर्म इंडस्ट्री बोला जाता है, मतलब पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक ही फर्म होती है। पूरी इंडस्ट्री में कितनी, सिर्फ एक ही फर्म होती है, राइट। उसके बाद में नो क्लोज सब्सटीट्यूट, अवेज अवेज वस्तु એની જગ્યાએ ખરીદી શકાય એવી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, राइट। अगर तुम इंडियन रेलवेज के पास नहीं जाओगे तो दूसरी कोई ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे नो क्लोज सब्सटीट्यूट। फिर कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड मार्केट प्राइस, यानी मतलब वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। दूसरी बात, नो फ्री एंट्री, क्योंकि अगर एंट्री आई तो मोनोपोलीज खत्म हो जाएगी। फिर नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एक है तो किसके लिए वो एडवर्टाइज करेगा, बराबर ने। और मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व, ध्यान देना, डिमांड कर्व या तो एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी ऊपर से नीचे, स्लोप यानी ढार, बराबर ने। अब बात समझो ध्यान से, ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर सेलर ज्यादा बेचना चाहता है ना तो प्राइस कम करनी पड़ेगी उसको। सेलर अगर ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो कम करनी पड़े तो प्राइस का ग्राफ नीचे आएगा, एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ नीचे आएगा, इसलिए एआर कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग। अब उसके बाद दूसरा आता है डिओपोली, नाम से पता चलता है सिर्फ दो सेलर है, डिओ यानी दो, बराबर ना, ओनली टू सेलर्स। मोनोपोली, दो प्रोड्यूसर या दो सेलर्स है तो वो मोनोपोली एंजॉय करेंगे, और वो अपनी प्रोडक्ट को कंपटीशन के अंदर बेचना चाहेंगे, तो भी अंदर अंदर दो जन के बीच में खाली कंपटीशन है, दूसरा कोई है ही नहीं। द प्रोडक्ट्स में भी अंडरलाइन करो होमोजीनियस, यानी सेम या तो डिफरेंट हो सकती है, सेम डिफरेंट ऐसा लिख सकते हैं। सेम वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जब बोलो इंग्लिश के अंदर इजी वर्ड तो लिखो, राइट। फिर उसके बाद आता है ओलिगोपोली, फ्यू फर्म्स एंड सेलर्स। देखो इसमें फर्म कम है, फ्यू फर्म्स, और थाउजेंड्स ऑफ बायर्स, हजारों बायर्स है। फॉर एग्जाम्पल टिल रिसेंटली देयर वाज ओलिगोपोली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल, क्योंकि भारत पेट्रोलियम था, रिलायंस था, एसआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कंपनी, बराबर ने। अभी वो नायरा क्या बोलते हैं, नयारा नायरा जो भी है वो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली इज प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ कार्स, जिसमें मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और युंडाई। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, पर वो कंपनी का मार्केट में शेयर बहुत कम है, तो अपने ओलिगोपोली बोल सकते हैं, यानी मुट्ठी भर मार्केट में सेलर्स होते हैं उसको ओलिगोपोली बोलेंगे, फ्यू यानी ओलिगोपोली। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकती है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। अब बराबर ये लिखना ही है, अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है ना तो उसको परफेक्ट ओलिगोपोली बोला जाएगा, होमोजीनियस परफेक्ट ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड तो डिफरेंशिएटेड या तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोला जाएगा। जैसा नाम वैसा एग्जैक्टली काम है, राइट। फिर मार्केट शेयर, तो लार्ज मार्केट शेयर, कारण कुछ फर्म है और पूरा बाजार उनके हाथ में है, तो बाजार में उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होगा। फिर कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस, ईच प्रोड्यूसर है साइजेबल कंट्रोल ओवर सप्लाई, सप्लाई के ऊपर खासा कंट्रोल होता है, सो ही कैन अफेक्ट और इन्फ्लुएंस प्राइस और आउटपुट, यानी आउटपुट और प्राइस को अफेक्ट करना, मतलब वो उसको असर कर सकता है, उसको बदल सकता है,
बराबर ने, उसको ज्यादा बेचना है कम प्राइस, और अगर उसको ऐसा है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो सेल कम कर देगा। इन ओलिगोपोली देर इज कंसिडरेबल इंटरडिपेंडेंस अमंग द फॉर्म्स। फॉर्म के बीच में अंदर अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होता है। कारण, एक अगर चेंज करेगी ना कोई भी पॉलिसी को तो दूसरी फर्म भी चेंज करेगी। एक प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी सारी फर्म भी प्राइस बढ़ाएगी। एक साथ में जो होता है, जो कुछ भी होता है वो याद हो तो किंग्ड डिमांड कहो, यानी खाच वालों डिमांड कहो तो किंग्ड डिमांड कहो। उसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है उसमें। बट अब देखो, ये चौथा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट दे आर नॉट एज लार्ज एज इन परफेक्ट कंपटीशन। इतने भी ज्यादा नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। या तो देखो यार, टॉयलेट सोप्स की बात करें यानी साबुन, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, रेडीमेड गारमेंट, हेयर ऑयल, कुछ ना कुछ अलग बताया जाएगा उसके अंदर। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री और एग्जिट के ऊपर। फिर प्राइस पॉलिसी, एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरी सेलर इज डिफरेंट, एवरी सेलर इज हैज हिज ओन प्राइस पॉलिसी एंड प्राइस चार्ज बाय डिफरेंट सेलर्स आर डिफरेंट। हर कोई अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, राइट। कारण, क्योंकि हर कोई अपनी प्रोडक्ट को अलग बता रहा है, तो अगर अलग बताएगा तो क्वालिटी अलग है, क्वालिटी अलग है तो प्राइस डिफरेंट हो जाएगी, बराबर। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इसको नटशेल में वन बाय वन में बोलते जा रहा हूँ। इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, इम्परफेक्ट कंपटीशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक। पहला, लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। दूसरा, प्रोडक्ट अलग अलग सबकी। तीसरा, सेलर एंड बायर के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। चौथा, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट हो सकती है लेकिन एंट्री नहीं। पांचवा, कंट्रोल किसके ऊपर है, प्राइस के ऊपर है, सेलर को। ये क्या हो गया तुम्हारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में इम्परफेक्ट कंपटीशन के टाइप्स में सबसे पहले मोनोपोली। मोनोपोली यानी सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक सेलर है और प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी। फिर उसमें वन सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर। फिर दूसरा, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी उसके जैसी दूसरी प्रोडक्ट सेम टू सेम नहीं है। तीसरा, कंप्लीट कंट्रोल, दो में से किसी एक चीज पे रख सकता है। यहाँ पे एंड लिखा है ना, एंड की जगह पे और लिख दो। या तो वो सप्लाई कंट्रोल करेगा या तो वो प्राइस कंट्रोल करेगा, दोनों साथ में कंट्रोल नहीं कर सकता। दोनों साथ में कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो सप्लाई कंट्रोल करेगा या तो प्राइस कंट्रोल करेगा। उसके बाद, नो फ्री एंट्री, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि एक फॉर्म है। और लास्ट में, डिमांड कर्व कैसा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद डिओपोली, दो सेलर, दो सेलर मोनोपोली जैसा ही एंजॉय करते हैं, और उनकी प्रोडक्ट या तो होमोजीनियस हो सकती है या तो सेम, या फिर क्या हो सकती है, डिफरेंशिएटेड। फिर आता है ओलिगोपोली, तो फ्यू फर्म्स, थाउजेंड्स ऑफ बायर्स। और इसमें हम अगर बात करें तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, एग्जांपल एक याद रहे तो एक लिखना है, दो याद रहे तो दो लिखने। फिर उसके बाद ओलिगोपोली में प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। अगर सेम है तो परफेक्ट ओलिगोपोली बोलेंगे, और अगर अलग है तो डिफरेंशिएटेड या तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलेंगे। और मार्केट शेयर ज्यादा होता है हर फर्म का। फिर कंट्रोल प्राइस एंड सप्लाई दोनों पे कर सकते हैं यहाँ पे। और ओलिगोपोली के अंदर फर्म का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है। अब मोनोपोलिस्टिक में क्या देखा था, लार्ज नंबर पर इतने भी लार्ज नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में। प्रोडक्ट अलग अलग, हर कोई अपनी प्रोडक्ट को अलग बनाने की कोशिश करेगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जो आना चाहे आ सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। प्राइस पॉलिसी कैसी होगी, प्राइस हर कोई अलग चार्ज करेगा क्योंकि उनकी खुद की अलग से प्राइस पॉलिसी होती है, वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट मानते हैं। अब ये आता है दूसरा टॉपिक, फैक्टर रिवॉर्ड्स। फैक्टर रिवॉर्ड्स का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चार है ना, उनको रिटर्न क्या मिलता है, उनको रिटर्न क्या मिलता है, ये फैक्टर रिवॉर्ड्स में आएगा। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर रिवॉर्ड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक क्वेश्चन है ये, देखो। रिवॉर्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको सामने क्या मिलेगा, रेंट। लैंड को सामने क्या मिलेगा, रेंट। लेबर को क्या मिलेगा, वेजिस। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट।
बराबर। ये 4 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले आपने ये देखे उसके अंदर रेंट फॉर लैंड। तो द रिवॉर्ड अंडरलाइन करें, रिवॉर्ड यानी रिटर्न या तो वर्कर के भाई। रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट। अब ये रेंट की डेफिनेशन है, ये लिखना ही है। रेंट इज द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर्स टू द ओनर्स ऑफ लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लैंड का मतलब आगे अपने देखा था, लैंड के अंदर सब चीजें आ जाती है जो कुदरत में अवेलेबल है, वो सब चीजें ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, अबव द सरफेस ऑफ लैंड एंड बिलो द सरफेस ऑफ लैंड। जितनी भी चीजें सब आ गई, उसको यूज किया तुमने, लेकिन यूज करने से पहले आपने उसके मालिक के पास से उसको उसको यूज करने की परमिशन ली। वो परमिशन के सामने वो रिवॉर्ड मांगेगा, कुछ रिटर्न मांगेगा। जो रिटर्न आप उसको देते हो वो आपके लिए क्या है? रेंट है, बराबर। लैंड ओनर्स रिसीव रेंट बिकॉज, अंडरलाइन करो, दे प्रोवाइड द स्पेस यानी जगह एंड नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती संपत्ति नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर है वो खरीदता है या तो रेंट पे लेता है। इसलिए अब रेंट डिपेंड करता है, देखो अगर सिर्फ नाम भी याद रखो तो भी पता चल जाए, लोकेशन, भाड़ा लोकेशन पे डिपेंड करता है। મોકાની જગ્યા પર દુકાન હોય તો ભાડું વધારે હોય, બરાબર ને? ઇન્ટિરિયરમાં હોય તો ભાડું હોય જ ના, એમ કે ભાઈ રાખને ચાલશે, આમે બનશે, રાઈટ? तो लोकेशन, लैंड इन प्राइम लोकेशन विद हाई डिमांड, जैसे अर्बन सेंटर्स में यानी शहरी विस्तार, अर्बन सेंटर्स एंड एरियाज विद नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पे अपने कहाँ देखेंगे ये? अपने हिली एरियाज पे देखते हैं, जहाँ पे खूबसूरती ज्यादा होती है ना, उस सराउंडिंग की, वहाँ रेंट ज्यादा होता है। फिर फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी यानी फलद्रुपता, यानी प्रोडक्शन करने की, एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन करने की उसकी कैपेसिटी। एंड प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, कितना प्रोडक्शन हो पाएगा। एग्रीकल्चर लैंड जिसमें फर्टाइल सोइल है, फलद्रुप जमीन, तो वो वैल्यू और या तो दूसरे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अगर मिलती है, जैसे कि ऑयल और मिनरल, जमीन में से तेल निकलता, मिनरल यानी दूसरी खनिज निकलती हो, खनिज बोलते मिनरल्स, तो उसका हायर रेंट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी माળખાગત सेवाओं, यानी ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फिर एम्यूनिटीज यानी फैसिलिटीज, तो लैंड सिचुएटेड नियर ट्रांसपोर्टेशन हब, हब यानी सेंटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अदर एसेंशियल एम्यूनिटीज टेंड टू हैव हायर रेंटल वैल्यूज। उसके उसकी रेंटल वैल्यूज ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है, राइट? देखो ये पहला पूरा भी हो गया, रेंट खत्म। तो रेंट में क्या देखा? रेंट किसको दिया जाता है? जो लैंड ओनर्स है उसको दिया जाता है, उनकी जमीन को यूज करने के लिए, स्पेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम देते हैं। दूसरी बात, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, कौन सी जगह पे जमीन है। दूसरा, उसकी फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जमीन की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा, जो फैसिलिटी उसके साथ में मिलती है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद आता है, देखो, वेजिस फॉर लेबर। द रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजिस, अंडरलाइन। वेजिस आर पेमेंट मेड बाय, अंडरलाइन करो, एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय। किसके सामने? इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क और सर्विस, उन्होंने जो मेहनत की ना उसके सामने। द लेवल ऑफ वेजेस इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये किस पे डिपेंड डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। पहले तो अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है किसी लेबर फोर्स की, तो ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे। दूसरी बात, स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो ज्यादा पगार मांगेगा। प्रीवेलिंग लेबर मार्केट कंडीशन, जो मार्केट में कंडीशंस चलती है ना वो, प्रीवेलिंग यानी प्रवर्तमान। मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेजेस, अब वेजेस को डिसाइड करने वाले,
मार्केट डिटर्मिनेंट्स में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लाइक एनी अदर कमोडिटी the price of labor is influenced by the forces of demand and supply in the labor market. Employers demand labor to produce goods and services, while individuals supply the labor in exchange for wages. Employers किस लिए डिमांड करते हैं? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि यहाँ लिखा है कि इंडिविजुअल सप्लाई द लेबर, हम अपना लेबर सप्लाई करते हैं, हमको क्या चाहिए? वेजिस चाहिए। इसलिए यानी सप्लाई करने वाले का इंटेंशन क्या है? पैसा कमाना। डिमांड करने वाले का इंटेंशन क्या है? वो सामने वाला कोई प्रोडक्शन करना चाहता है तो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम वेज रेट। इक्विलिब्रियम यानी संतुलित, बैलेंस, राइट? डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होनी चाहिए। फिर दूसरा, प्रोडक्टिविटी एंड स्किल। प्रोडक्टिविटी, कितना ज्यादा काम करता है वो, यानी उत्पादकता। और एंड स्किल ऑफ वर्कर्स प्ले क्रूशियल, क्रूशियल यानी डिटरमाइनिंग, नक्की करना, रोल इन डिसाइडिंग भी लिख सकते हो उसकी जगह पे, ना याद रहे तो क्रूशियल ना याद रहे तो डिसाइडिंग लिख लो, इन डिटरमाइनिंग देयर वेजेस। अब एग्जांपल दिया है कि अगर हाई स्किल्ड वर्कर है जिनके पास अच्छा नॉलेज है तो वो ज्यादा वेजेस मांगेंगे। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कैन इंक्रीज an individual's productivity, leading to higher wages. Educational levels, certifications and vocational training. vocational training मतलब काम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, जिससे डायरेक्टली तुम उस काम के अंदर उसको अप्लाई कर सको, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। अभी तुम जो एजुकेशन ले रहे हो ना, वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं लिए, लेकिन अगर तुम कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखो और वही चीज एग्जैक्टली तुमको जॉब में काम लगे, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। बराबर? कैन एनहांस, एनहांस यानी वधारो करो, एन इंडिविजुअल्स अर्निंग पोटेंशियल, यानी अर्निंग पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी। पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखे? कैपेसिटी लिखे। एनहांस का इंक्रीज कर दो। खराब वर्ड लिखने के नहीं, याद कहां से रहेंगे? देन कम्स लेबर मार्केट कंडीशंस, फैक्टर्स सच एज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर मार्केट में आया हुआ बदलाव, उसको लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स एंड यूनियंस, अगर यूनियन बहुत पावरफुल है ना तो उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग माना जाएगा। अगर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेगा। एंड प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस वेज रेट। इकोनॉमिक कंडीशन यानी अभी मार्केट कैसा चल रहा है, वो मार्केट में अगर तेजी का माहौल है तो ज्यादा पगार मिलेगा, लेकिन मंदी आएगी तो नौकरी संभालना मुश्किल है, ज्यादा पगार कैसे मांगेंगे? इन टाइट लेबर मार्केट्स विथ लो अनएम्प्लॉयमेंट, wages tend to rise as employers compete for scarce talent। नहीं लिखना, ये याद नहीं रहेगा, जाने दो, क्योंकि ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अंदर ये याद जाता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेजेस की। आर्ली वेजेस यानी आपको आर के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। यूएस के अंदर ऐसे ही पगार दिया जाता है, यूएस कनाडा में ऐसे ही पगार दिया जाता है, 1 आवर के हिसाब से आपको पगार दिया जाता है। फिर सैलरी, सैलरी स्पेसिफाइड पीरियडिकल, यानी ये सैलरी कितने टाइम के लिए होती है? टिपिकली ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। कॉम्पनसेशन यानी बढ़तर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। टिपिकली यानी जनरली बोलते हैं ना, उसको टिपिकली बोलो, यानी टिपिकली की जगह पे जनरली लिख सकते हैं, जनरली ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। फिर पीस रेट सिस्टम, जितना काम किया उतने पगार मिलेगा, यानी जितने यूनिट बनाए ने उतना पगार मिलेगा। वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे प्रोड्यूस। किस पे डिपेंड करता है? ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। दिस मेथड इज कॉमन इन इंडस्ट्रीज वेयर आउटपुट कैन बी इजीली मेजर्ड, जिसके अंदर आउटपुट मेजर कर सकते हैं। मेजर यानी माप ही सकूं, पता चलता है कि किसी इंसान ने कितने यूनिट को प्रोड्यूस किया। ये मैन्युफैक्चरिंग या तो एग्रीकल्चर में चलता है। फिर कमीशन, कमीशन किस पे आता है? सेल्स,
या तो रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी आवक, ये मार्केटिंग के लिए किया जाता है। तो 4 तरह से हुए। आर्ली का मतलब घंटे के हिसाब से पगार मिलेगा। सैलरी का मतलब कॉम्पनसेशन या तो मंथली मिले या तो एनुअली मिले। पीस रेट का मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और चौथा कमीशन का मतलब क्या आता है कि आपको सेल्स के ऊपर फिक्स कमीशन दिया जाएगा। नाउ इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडरलाइन करो, ये इज पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल, जिसमें मशीनरी भी आ गई, बिल्डिंग भी आ गई और फाइनेंशियल एसेट मतलब पैसे किसी भी तरह के, इन रिटर्न फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी ये किसका रिटर्न है? कैपिटल को यूज करने का रिटर्न कैपिटल के ओनर्स को दिया जाता है, कैपिटल के मालिकों को दिया जाता है, उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। इंटरेस्ट सर्व्ड एज a reward for saving and investing capital, compensating owners for deferring consumption and taking on risk। देखो ये थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में क्या लिखा है। इंटरेस्ट सेविंग लोग करते हैं, तुमने पैसा बचाया, उस पैसे को तुमने किसी को इन्वेस्ट करने के लिए दिया, उसका रिवॉर्ड तुमको मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पैसे से वो बिजनेस कर रहा है, इसलिए वो इंटरेस्ट हुआ। दूसरी बात, कॉम्पनसेट करना मतलब मैं उसको वर्तर इस बात का दे रहा हूँ, उसको रिटर्न इस बात का दे रहा हूँ कि वो अपना कंजम्पशन डिफर, डिफर का मतलब पोस्टपोन कर रहा है। डिफर ना याद रहे तो लिख दो पोस्टपोन, पोस्टपोनिंग कंजम्पशन। और वो रिस्क लेता है, किस बात का रिस्क? तुमको अगर काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए, क्या गारंटी पैसे रिटर्न आएंगे? पैसे डूब गए तो वो रिस्क लेने का। तो रिटर्न किन चीजों का है? टोटल 3 चीजों का। एक तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग का रिटर्न, दूसरा रिटर्न किसका? कंजम्पशन को पोस्टपोन करने का रिटर्न, और तीसरा रिस्क को बेयर करने का रिटर्न। फिर प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। Profit is the residual income earned by entrepreneurs after deducting all cost from total revenue। Deducting यानी माइनस कर देना, टोटल रेवेन्यू में से सब कॉस्ट यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट सब माइनस कर दो, जो बचा वो तुम्हारा प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स रिसीव प्रॉफिट, अंडरलाइन करो, एज ए रिवॉर्ड फॉर बेरिंग, बेरिंग यानी सहन करવું, बेरिंग यानी सहन करવું। ये बेरिंग वर्ड आता कहां से? द ट्री बेयर्स अ फ्रूट, पेड़ जो है ना वो फ्रूट को बेयर करता है। इसी तरह से मदर बेरिंग अ चाइल्ड, 9 महीने माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, उसको भी बेरिंग अ चाइल्ड बोला जाता है, सहन करना। जैसे कुछ वजन होता है ना फ्रूट में, उसको बेयर करता है पेड़, ऐसा बोला जाता है। तो देखो, बेरिंग द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी अचौकसता, एंड रिस्क जितना भी जोखिम उठाना है वो, विद ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शन को और मैनेज करते हैं, और ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। और सबसे बड़ी बात तो ये सबका रिस्क उठाता है। दीज रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्ले अ क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट या तो डिसाइडिंग रोल, आगे भी बताया मैंने, इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वहेंचनी, income distribution and overall economic growth by providing incentive, incentive यानी फायदा, benefits for the efficient utilization of land, labor, capital, entrepreneurship। factor payments contribute to the optimization of production and the maximization of economic welfare। दो बातों में क्या लिखा गया है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन को बेस्ट यानी ऑप्टिमाइज करने के लिए। प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज यानी ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्टिमाइज करना यानी बेस्ट पॉसिबल मैनर पे ले जाना उसको, राइट। तो ये क्वेश्चन और ये 2 टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हुए। इसके अंदर अभी एक टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, 4th यूनिट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई भी है, पर ये 2 करोगे इनफ है, ये 2 करोगे अभी तो ये इनफ है तुम्हारे लिए। ओके।